गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार की क्लास के साथ मैं शशि शर्मा। पिछली क्लास में आप लोगों ने मापन एवं मूल्यांकन के बारे में पढ़ा था। मापन के अंतर्गत आपने पढ़ा था मापन किसे कहते हैं। इसमें एस स्टीवेंस की परिभाषा बहुत फेमस है। मापन किसी स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसी तरह से अन्य परिभाषाएं हमने लिखवाया था। फिर उसके बाद ये देखे हैं कि शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले सभी प्रकार के मापन को शैक्षिक मापन कहते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा था मापन के प्रकार। तो मापन दो प्रकार के होते हैं, मानसिक मापन और भौतिक मापन। ये भी आपने पढ़ा था। इसके बाद आपने पढ़ा था मापन के स्तर या मापन के मापनियाँ, लेवल ऑफ और स्केल ऑफ मेजरमेंट। इसके अंतर्गत आपने 4 स्तर पढ़े हुए थे, नॉमिनल लेवल, ऑर्डिनल लेवल, इंटरवल लेवल और रेशियो लेवल। जिसमें रेशियो लेवल जो होता है वो सबसे हाई लेवल का, सबसे उच्च स्तरीय मापनी होती है। इसके बाद आपने पढ़ा था मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन, शैक्षिक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख बिंदु मैंने बताया था कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया में शिक्षा के क्षेत्र में होता है वो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, यही शैक्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। फिर आपने पढ़ा था मूल्यांकन की प्रक्रिया। मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत आप लोगों ने तीन पक्ष पढ़े थे, जिसमें पहला था शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण। मतलब सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण हुआ, फिर उसके बाद क्लासरूम के जो अनुभव होते हैं, क्लासरूम के एक्सपीरियंस होते हैं, फिर इन एक्सपीरियंस को, मतलब इन अनुभवों को, इन सीखे गए ज्ञान को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन के उपकरणों की ज़रूरत हुई और इन्हीं के माध्यम से मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन करने के बाद यह देखा गया कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई। अगर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई है तो नए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, अगर नहीं हुए हैं तो उन्हीं उद्देश्यों को फिर से सामने रख करके फिर से क्लासरूम टीचिंग या अधिगम अनुभव कराए जाते हैं। अब देखते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन के बहुत सारे उद्देश्य हैं शिक्षा के क्षेत्र में। पाठ्यक्रम निर्माण से लेकर के फाइनल एग्ज़ाम तक हर समय हर क्षेत्र में मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है और अलग अलग क्षेत्र में मूल्यांकन के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। जैसे सबसे पहला जो सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है, पाठ्यक्रम या विषय वस्तु में परिमार्जन एवं सुधार करना। आप देखते हैं जो सिलेबस होता है, आप वो हर समय कुछ न कुछ नया जुड़ता रहता है, कुछ पुराना कटता रहता है। इसी नया जोड़ने और पुरानी चीज़ों को जो हमारी यूज की नहीं है, जो यूज़लेस हो गई हैं, जिनको जिनको पाठ्यक्रम में रखने का बहुत महत्व नहीं होता है, उन वस्तुओं को पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया जाता है और उसमें सुधार किया जाता है और नई नई विषय वस्तुओं को जोड़ दिया जाता है। सबसे पहले मूल्यांकन का उद्देश्य यही होता है, पाठ्यक्रम या विषय वस्तु में परिमार्जन एवं सुधार करना। शिक्षण विधियों की उपयोगिता की जांच करना, अर्थात जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग हम क्लास में कर रहे हैं वह कितनी उपयोगी है क्लास के लिए। फिर शिक्षण विधियों की उपयोगिता की जांच के बाद वैयक्तिक भिन्नता की जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है और इसकी जानकारी हम मूल्यांकन के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। कमज़ोर छात्रों की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना। जब हम प्रत्येक छात्र के बारे में मूल्यांकन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो उनके कमज़ोर क्षेत्रों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। मतलब कुछ छात्र जो होते हैं किसी विषय में कमज़ोर होते हैं, किसी विषय में स्ट्रांग होते हैं, तो जो उनके कमज़ोर विषय हैं उनकी पहचान करके उसमें हम कुछ मदद कर सकते हैं, कुछ अलग तरीके से उनको पढ़ा सकते हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री की उपादेयता की जांच करना। मतलब जो भी हम अपने शिक्षण के साथ जो भी सहायक सामग्री लेके जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, जैसे चार्ट हो गया, मॉडल हो गया
या अन्य वस्तुएं हो गई, वह कितनी उपयोगी रही क्लास में, बच्चों के लिए वह कितना अच्छा रिस्पॉन्स दी, इसकी जांच करना भी मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त होना, छात्रों को उनकी प्रगति का ज्ञान प्राप्त कराना भी मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। अर्थात आप लोग जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तो अगर आपको समय समय पे आपका मूल्यांकन होता रहे, आपको फीडबैक मिलता रहे, तो आपको पता चलता है ना कि आपने कितनी प्रगति की, कितना सीखा। मूल्यांकन का एक उद्देश्य छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त कराना भी होता है। छात्रों को वर्गीकृत करने में भी सहायता प्रदान करना, अर्थात कोई छात्र कमज़ोर होता है, कोई छात्र स्ट्रांग होता है, कोई किसी विषय में तेज होता है, किसी का इंटरेस्ट किसी विषय में होता है। इन सब आधारों पर छात्रों को वर्गीकृत करने का जो उद्देश्य होता है वो मूल्यांकन का होता है। उपचारात्मक शिक्षण में सहायक होना। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब हमने आपको बताया भी है कि सबसे पहले छात्रों की जो समस्याएं होती हैं उनको निदानात्मक परीक्षणों के माध्यम से पता लगाया जाता है, और उसके बाद उन समस्याओं के समाधान करने के लिए जो शिक्षण दिया जाता है उसको उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। इसके बाद बालक, शिक्षक, प्रधानाचार्य, विद्यालय प्रबंधक, शैक्षिक अधिकारी को सहायता प्रदान करना भी मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। हमने आपसे बताया मूल्यांकन की प्रक्रिया हर क्षेत्र में चलती है, हर क्षेत्र में। तो बालक से संबंधित जो भी बातें हैं, जैसे क्लास में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसा वातावरण है और छात्र की प्रगति कैसी हो रही है। उसके बाद शिक्षक से संबंधित, शिक्षक ये निर्धारित करता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किन शिक्षण विधियों के साथ पढ़ाना है, किन सहायक सामग्री के साथ पढ़ाना है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। प्रधानाचार्य, विद्यालय प्रबंधक और शैक्षिक अधिकारी ये प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और इनकी सहायता प्रदान करना भी मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। मूल्यांकन के क्षेत्र पहले भी बताया जा चुका है कि मूल्यांकन जो शिक्षा होती है वो मूल्यांकन से कहीं भी अछूता नहीं है। शिक्षा के हर क्षेत्र में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि टीचर को हर समय हर पग पे मूल्यांकन की ज़रूरत पड़ती है। वह छात्रों का मूल्यांकन हर समय करता रहता है, चाहे क्लासरूम हो, चाहे एग्ज़ाम हॉल हो, चाहे उसका वार्षिक एग्ज़ाम हो, कुछ भी। मूल्यांकन हर समय हर क्षेत्र में कार्य करता रहता है। तो यहाँ मूल्यांकन के क्षेत्रों को हमने 4 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला हो गया शिक्षण का क्षेत्र, दूसरा हो गया प्रशासन का क्षेत्र, तीसरा हो गया निर्देशन एवं परामर्श का क्षेत्र, और चौथा हो गया भविष्य कथन। इसके अंतर्गत पहला क्षेत्र जो होता है वो शिक्षण का क्षेत्र होता है। जैसा कि हम जानते हैं, मूल्यांकन एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है, और शिक्षा प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ ही मूल्यांकन का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। अध्यापक छात्रों द्वारा दिए गए मौखिक प्रश्नों के उत्तर, परीक्षणों से प्राप्त अंकों, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी आदि की सहायता से हमेशा छात्रों का मूल्यांकन करता रहता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय मासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा व वार्षिक परीक्षा की सहायता से भी शिक्षण संस्थाएं भी वार्षिक परीक्षा कराती रहती हैं, जिनके माध्यम से मूल्यांकन होता रहता है। इसी दृष्टिकोण से अगर देखें तो मूल्यांकन के क्षेत्र में मुख्य रूप से हमने इसको 5 भागों में बांटा है। मूल्यांकन के जो शिक्षण के क्षेत्र के अंतर्गत मूल्यांकन के क्षेत्र आते हैं, उसमें पहला होता है पाठ्यक्रम। अर्थात पाठ्यक्रम में क्या हमेशा सुधार करते रहना होता है। मतलब जो नई चीज़ें हैं, नई चीज़ें उनको पाठ्यक्रम में जोड़ा जाता है। जो यूजलेस पुरानी चीज़ें होती हैं, जिनका वर्तमान समय में कोई बहुत बड़ा उपयोग नहीं है, उनको काट छाँट करके बाहर किया जाता है। विभिन्न शिक्षण विधियाँ होती हैं। कुछ शिक्षण विधियाँ छोटे बच्चों के लिए उपयोगी होती है, कुछ बड़ों के लिए उपयोगी होती है। अलग अलग विषय को पढ़ाने के लिए अलग अलग शिक्षण विधियाँ होती हैं, तो इनका चयन करने में मूल्यांकन भी आवश्यक होता है।
शिक्षण की प्रक्रिया में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। शिक्षक के लिए भी मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा मैंने बताया कि वह क्लासरूम से लेकर के एग्ज़ाम हॉल तक बच्चों का मूल्यांकन करता है, कॉपियों का भी मूल्यांकन करता है। मौखिक और लिखित मौखिक और लिखित परीक्षा के माध्यम से ही मूल्यांकन करता रहता है।